नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए मैथ्स की चल रही प्रैक्टिस क्लास। और प्रैक्टिस क्लास यह आपकी 13 है। आपकी परीक्षा अब 2 तारीख से प्रारंभ होने वाली है। बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारियों पर इस तरह की रिलेवेंसी दिखाइए। मैथ्स के सवालों को ऐसे ही हल करिए जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको सबसे अच्छे मार्क्स अर्जित हो सके। आप सही से उन्हीं सवालों को फेस कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जो आपको परीक्षा में भी फेस करने को मिलेंगे। तो यह एक रियल कनेक्टिविटी है एग्जाम की, जो हम लोग यहाँ पर मैच करा रहे हैं। तो मैं आपको डेली ऐसे ही सवालों का, ऐसे ही कॉन्सेप्ट का, ऐसी ही ज़रूरत की चीज़ों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें आप लोग रेगुलर बिहाफ पर अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें और जुड़े रहें, जिससे कि यह प्रॉपर आपके लिए हेल्पफुल हो सके। देर ना करते हुए सवालों पर आपको लेकर चलते हैं। सवाल पहला जो आपके सामने देखिए आरपीएफ परीक्षा के हिसाब से आ रहा है, वो सरलीकरण का है। ऐसे सवाल आपको जरूर फेस करने को मिलते हैं। सरलीकरण में बॉडमास रूल अप्लाइड होता है, जिसमें ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये पूरा प्रोसेस अप्लाइड होता है, जिसमें ऑफ का इंपॉर्टेंस भी बहुत होता है। यहाँ भी ब्रैकेट के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करिए, जिसका मान 5 है। इसका अर्थ है अगर हम इसको पहले इससे भाग कर दे, देखिए आप यहाँ पे समझ करके चलेंगे तो सारी कनेक्टिविटी क्लियर होगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 30/5 है, और इसको हम 5 से गुणा करें तो यह 5 से खत्म होकर इसका मान केवल 30 होगा। जबकि यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा, और 3 को अगर हम 30 में जोड़ेंगे तो इसका मान 33 होगा। 8 से इसको भाग करेंगे तो यह 4 होगा, और 4 का गुणा अगर हम 33 से करते हैं तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 13 होगा। 132 आएगा। इसके लिए राइट सोल्यूशन आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत ही आराम से, एकदम फ्लो में, एफिशिएंसी से आप हल करेंगे तो उत्तर कभी गलत नहीं होगा। एकदम क्लियरली आपको आंसर मिलता रहेगा। पहला सवाल डन है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। 76 है, 38 है का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान कितना है? अगर तीन पद समानुपाती हैं, 3 पद अगर समानुपाती हैं तो इसको रखने की व्यवस्था देखिए कुछ ऐसी हो जाती है। कैसे, सुनते चलिएगा। लिखा जाता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ये पैटर्न होता है जिसमें बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है, अर्थात b² बराबर हम ac कर दे, अर्थात बीच के पद का वर्ग शेष दोनों पदों के वर्गों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक 76 है, एक 38 है, और तृतीय आपके पास x है। और इस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके वर्ग के बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ 76 गुणे x बराबर 38 का वर्ग, मतलब 38 गुणे 38। करेक्ट है। x का मान आपको निकालना है, तो 38 दूना देखिए 76 होता है, 2 से इसको डिवाइड कर दें 19 होगा। अर्थात x वह संख्या जो आपके तृतीय स्थान पर होगी वह आपकी 19 होगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस सवाल का उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन सभी लोग सही से उतार लें, कंफर्म कर लें। मेरे हिसाब से आपको इस सवाल का आंसर क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए एक बढ़िया सवाल है, जो परसेंटेज को भी रिलेट कर रहा है, आपकी परसेंटेज की तुलना को भी रिलेट कर रहा है, और हमारी मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत होती है, ज़रूरत में वृद्धि के बाद या दाम के बढ़ने के बाद ज़रूरत को हम कैसे मेंटेन करें, इस पर डिपेंड करता है। कह रहा है पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, अब उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े। जैसे देखिए होता क्या है, मान लीजिए रियल लाइफ में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और आपने जो बजट बनाया था, अब निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव पड़ा, और ऐसे कहते हैं ना लोग कि बजट से हमारी आम लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दाम अगर किसी वस्तु का बढ़ा तो हम बजट को लेकर के बहुत परेशान होते हैं, कैसे बजट मैनेज करें, क्योंकि हमारा बजट पहले से कम था और दाम अचानक बढ़ गया, तो अब हम उतनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे स्थिति है कि अगर पेट्रोल की प्राइस 100 थी, तो आपने देखा कि उसके प्राइस में अचानक 75% का इंक्रीज देखने को मिला, अर्थात उसकी प्राइस हो गई 175। अब एक व्यक्ति अपने बजट को उतना ही बनाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। पहले उसका बजट 100 था क्योंकि उसकी जरूरत 100 थी। अब यहाँ पर ये प्राइस बढ़कर के 175 हो गई क्योंकि इसकी आवश्यकता बढ़ी है, तो उसका बजट भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए था। उसकी जरूरत 175 की है, बट इंसान नहीं मैनेज कर पा रहा है, वो अपने खर्चों को, अपने बजट को, अपनी जो उसका मतलब खर्च था उसको बढ़ा नहीं सकता है। फिर भी कहा चलो ठीक है, इधर उधर प्रयास करके हम अपने इस खर्च को केवल 33% तक हम बढ़ा सकते हैं। अर्थात अगर हम 33% तक बढ़ाएंगे तो इसको हम ले जाएंगे 133 तक। करेक्ट है। अब सोचो हमारी रियल जरूरत इतनी है, हम मैनेज कितना कर पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमें अपनी आवश्यकता में कटौती करनी होगी। बोलिए कितने की कटौती करनी होगी? हमें अपनी आवश्यकता में 42 की कटौती करनी होगी। 175 से अगर 133 तक चले गए तो हमें अपनी आवश्यकता में 42 की कटौती करनी होगी। 42 गुणे 100 बटे आप कर दो 175। देखिए क्या होगा, 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौके 100 होता है, 7 छंगे 42 होता है, 6 चौके 24 होता है। 24% की हमें कटौती करनी होगी, जो ऑप्शन नंबर सी है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तीसरा सवाल आपका डन होता है। सवाल आप कंफर्म कर लीजिए, तीसरा सवाल डन है। अब इस सवाल पर हम लोग यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुके हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। एक चतुर्भुज
एक चतुर्भुज जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, सभी चारों कोण समान हैं, उसका माप क्या होगा? कोई चतुर्भुज होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का जो योग है वो आपको हमेशा पता है कि 360 डिग्री होता है, करेक्ट है। अब इसके लिए नियम भी होता है n-2 इंटू 180, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। भुजाओं की संख्या में 2 घटाकर 180 से गुणा कर दें। और दूसरी तरफ चतुर्भुज के सभी चारों कोण यदि समान हैं तो सभी कोणों का मान अगर x डिग्री है और हम 4 से गुणा कर दें तो यह 360 है। इसका मतलब आपका जो x डिग्री होगा वो 4 से इसको भाग करने पर अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात प्रत्येक कोणों का मेजरमेंट 90 डिग्री की इक्वल है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। तो डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये चौथा आपका डन होता है। पांचवें पर आ जाइए। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने से वस्तु की प्राइस दरअसल 100% होती है। हम पहले इसको 4% के लाभ पर बेचते हैं, हम फिर इसको 12% के लाभ पर बेचते हैं। तो कहता है इन लाभों में 3 रुपए का अंतर है। मतलब इस 4% से 12% तक पहुंचने में जो परसेंटेज का अंतर है वो तो आपको 8 का दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में नंबर या पैसे का जो फर्क है वो आपको कितने रुपए का है? 3 रुपए का अंतर है। दोनों के विक्रय मूल्यों में अनुपात पता करना है। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना हो तो 12 का इस 3 का अर्थ है, हमें अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो इस 3 का अर्थ है। इस सवाल में जो अनुपात पूछा उसमें हमें 3 का कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है। 100 में 4 जोड़ दीजिए, पहला विक्रय मूल्य 104 है और 12 जोड़ देने से दूसरा विक्रय मूल्य 112 है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 13 से, या अच्छा 8 से। 8 से काटिए, 8 13 बार होता है 104, और 8 से काटिए, 8 1 के 8 होता है, 8 चौके 32। 13 अनुपाते 14 है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट करिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन 13 अनुपाते 14 इस सवाल के लिए करेक्ट सोल्यूशन है, करेक्ट हल है। पांचवा सवाल आपका डन होता है। छठे पर आ जाइए। ये देखिए, इस टाइप का सवाल दोनों चीजें पूछ रहा है आप लोगों से। जैसे हमें x प्लस 1/x का मान दिया है 3 है, x इसको, अब देखिए सवाल में क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको बताना है कितना होगा। जैसे आप दो बातें ध्यान दीजिए। अगर हमसे कहा है कि x प्लस 1/x बराबर यदि 3 है तो हम दोनों पक्षों का घन कर दें, मतलब क्यूबिक ऑन बोथ साइड करने से हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे घन करने से क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस थ्राइस ab करना मतलब x इंटू 1/x करना, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 3 होगा और x प्लस 1/x के साथ अप्लाइड होगा तो 3 से गुणा होगा, और ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। मतलब आप समझ गए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो होगा उस 27 में से 9 घटने पर 18 हो जाएगा। दूसरी तरफ इसी की अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा, बराबर 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 9 में से 2 घटकर 7 होगा। मतलब इसका मान आपका कितना हो चुका है? 18, और इसका मान कितना हो चुका है? 7। दोनों का भाग करिए, 18 बटे कितना है? 7 है। 18 बटे 7 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। इस सवाल के लिए करेक्ट है छठा सवाल 18 बटे 7, एकदम रियल सोल्यूशन, एकदम राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ये हो गया छठा। सातवें पर आइएगा। एक वर्ग के, सुनिएगा, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो न्यूमेरिकल मान है उसके प्रत्येक विकर्ण, वैसे भी विकर्ण सभी वर्ग में दोनों इक्वल ही होते हैं, सेम होते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, कि संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है हमको बताना है। सबसे पहले आपको एक वर्ग दिमाग में रखना है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है और ए भुजा है। अब हम लोग को कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले एरिया, भुजा का स्क्वायर होता है। विकर्ण क्या होता है? दोनों का इक्वल होता है, लेकिन विकर्ण का जो रूल होता है वो √2 इंटू साइड होता है। मतलब अगर हम ए के आधार पर चल रहे हैं तो √2 इंटू साइड क्या होता है? विकर्ण होता है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर किसके है? उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान, विकर्ण कितना है? √2 इंटू साइड के आधे के बराबर है। अब यहां से हमको क्या निकालना है? साइड। ए इससे खत्म हो गया तो ए का मान कितना आ गया? √2 इंटू √2 डिवाइड बाई 2। ए हो गई प्रत्येक भुजा। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा? विकर्ण हमारे पास कितना है? √2 इंटू साइड है। अब ए अर्थात भुजा की जगह पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर √2 डिवाइड बाई 2 पुट कर देंगे। तो √2 इंटू ए की जगह पर लिखिए √2 डिवाइड बाई 2। दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, नीचे 2 होगा, 2 बटे 2 कितना होता है? 1 होता है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन ए करेक्ट हल होगा, जो सातवें सवाल के लिए एकदम रियल सोल्यूशन, रियल आंसर आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। अगले सवाल पर आ जाइए। 5.25% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष पर 3,250 की राशि
8 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करता है। कितना ब्याज अर्जित करता है? देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया है 3,250 रुपये। हमको ब्याज की जो दर दिया है वो दिया है 5.25% पर एनम, और साथ साथ हमको जो समय दिया है वो समय कितना दिया? 8 वर्ष। ठीक है, अब आपसे सवाल पर चलना है। सवाल को देखिए कैसे करा जाता है। हम लोग दर और समय को मिलाने से ही ब्याज प्राप्त करते हैं, ब्याज और मूलधन का रिलेशन डिफाइन करते हैं। इन दोनों का पहले आप प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करने से हमको दर और समय का कम्बिनेशन समझ में आएगा। 8 पंचे 40 होता है, 8 दूना 16 4 20 होता है, 8 पंचे 40 2 42 होता है, मतलब एक प्रकार से 42% हो गया। अब 42% को हम ऐसे थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। 42 बटा पहले 100 लिख दें, 42 बटा क्या कर दें? 100 कर दें। अब 42 बटे 100 में एक एसआई है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल रियली कितना दिया? इतना दिया है, तो हम कहेंगे 100 बराबर 3,250 है, और 42 का मान आपको बताना है। देखिए कितना होगा, एक शून्य देखिए ऐसे खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 छंगे 30, 5 पचे 25 होता है। 2 से इसको डिवाइड कर दिए 21 हुआ, 21 का गुणा आप 65 से करो, 21 पंचे 105 कैरी 10 होता है, 21 छक्के 6 के 6, 6 दूना 12, 126, 126 में 10 और जुड़ेगा 136 होगा। 1365 यहाँ पर इसका साधारण ब्याज होगा। इसको अप्लाई करिए। कोई फार्मूला PRT अपॉन 100 अप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम इस तरह से ही करते हैं और यही पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये 8वां आपका साल होता है। 9वें पर आइए। देखिए बहुत शानदार सवाल है, इसको क्लियर करिए। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव मतलब एक व्यक्ति है कि प्रति माह औसत आयु 76,096 रुपये है। साल के पहले 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी मार्च में उसकी औसत आयु 76,096 हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, लेकिन एवरेजन 76,096 की इनकम थी। अप्रैल शुरू होता है। अप्रैल से जो उसकी आय होती है पहले 3 महीने में जो औसत आई थी उससे 75% ज़्यादा थी। मतलब अप्रैल से जो उसकी इनकम स्टार्ट होती है वह 75% अधिक होती है पुरानी इनकम से। करेक्ट है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत जो आय है वो 94,660 होती है। जो पूरे साल की अगर बात किया जाए तो पूरे साल में उसकी जो इनकम होती है एवरेज वो 94,660 होती है। तो मई से दिसंबर तक प्रति माह औसत आय मानव की कितनी थी हमको डिसाइड करके बताना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए अगर हम लोग 1 जनवरी से मतलब जनवरी फरवरी मार्च पहले तो 3 माह की आप एवरेज आय निकालो कितनी है। पहले 3 माह की जो है वो 3 माह की क्या है बताइए। ये आपको दिया है 76,096। करेक्ट है, 76,096। ये आपके पहले 3 माह का है। अभी इसमें अप्रैल वाला ऐड नहीं है कि अप्रैल में कितना था। जैसे अगर अप्रैल वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले हम अगर एवरेज की बात करें कि एवरेज हमारा शुरुआती, जैसे क्योंकि इसने हमसे कहा है कि मई से दिसंबर तक अगर हम बात करें 1 जनवरी से अप्रैल तक, तो जनवरी से अप्रैल तक होते हैं 4 माह, और मई से अगर दिसंबर तक चलते हैं तो 8 माह होते हैं। इस 4 महीने में औसत आय कितनी थी और इस 8 महीने में औसत आय कितनी थी और इस पूरे में कितनी थी, एलिगेशन से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले 3 महीने का तो पता है, बट चौथे महीने का हमको नहीं पता है। अब चौथे महीने का निकलेगा कैसे, सोचिए। चौथे महीने का निकालने के लिए आपको इसने हमसे कहा है कि जो चौथे महीने से मतलब अप्रैल से उसकी जो आय होती है पहले 3 महीने की आय से 3/4 मतलब 75% से ज़्यादा थी, 75% अधिक थी। तो यहाँ पर अगर हम 76,096 आय देख रहे थे तो उसका अगर हम 3/4 करते हैं, मतलब 3/4 करने का मतलब क्या करते हैं, 75% करते हैं, तो मान आता है 4 से काटिए, 4 1 के 4, 3 और 4 9 36 होता है, 4 2 8 होता है, 4 4 16। हम इसको यहाँ पर क्या कर लें, ध्यान से देखिएगा। हम इसको जो है हम गुणा तो कर लेंगे, गुणा करके हम अप्रैल की आय बता देंगे, लेकिन हमें अप्रैल की आय से मतलब नहीं है, हमें अप्रैल तक की आय से मतलब है। हमको पता है कि अगर हमको केवल 3 महीने का कॉम्बिनेशन देता तो बहुत बढ़िया रहता, बट अप्रैल को इन्वॉल्व करना है कि अप्रैल तक उसकी औसत आयु कितनी होगी, जिसके लिए एक बार और 4 से हमें इसको भाग करना होगा। 4 से और भाग करके तब 3 से गुणा करिए। 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, 3 0, 4 7 28, 2 0 ना 28 2 30, ठीक है। 4 चौके 16, 3 0 30 हो गया, 4 7 2, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24। अब आप इसको 3 से गुणा कर दो, 3 छंगे 18, 3 पचे 15 1 16, 3 सत्ते 21, 21 1 22 की 2 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14। इसको अगर हम जोड़ देते हैं इसमें तो हम अप्रैल तक की औसत आयु मानेंगे कितना बताइए। देखिए 76,000 कितना था 96, और इसमें कितना जोड़ना है हम लोग को, 14,268।
14,268। जोड़िए कितना होता है, 8 6 14, 9 6 15 1 16, 2 1 3, 6 4 10, 7 1 8 1 9, ये 90,364 था। और ये हमको नहीं पता है, करेक्ट। और ये हमको पूरा पता है 94,660, करेक्ट है। हमको निकालना है यहाँ का, अब एलिगेशन लगाना है इसमें। 4 1 के 4 कर दें, 4 दूना 8 कर दें, इसको हम 1 और 2 के अनुपात में बना लें। इसका डिफरेंस कर ले। हमको पता है कि ये जो मान होगा ए वाला, ये मान अगर देखो ए इससे ज़्यादा है तो जो अगला मान होगा इससे कम होगा। मतलब अगर इससे ज़्यादा है तो आपका यह मान इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब औसत हमेशा बीच में रहता है। इससे ज़्यादा है तो अगला वाला इससे क्या होगा, कम। मतलब ए वाला उससे अगले से कम होगा। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर सोचना है, प्लान करना है। जैसे आप इसका एलिगेशन देखो कितना होता है, मतलब एलिगेशन मतलब डिफरेंस, और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, मान आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ जाए कितना होता है कितना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 10 से 4 कितना होता है, 6 होता है। 10 से 4 कितना होता है, 6। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए 6, 15 से 6 9 होता है। 15 से 6 9, मतलब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से 3 2 होता है, ठीक है। और 4 होता है, 4,296 है। और 4,296 जो आया है ये किसका मान है बताइए, ये 2 का मान है। क्योंकि यहाँ पर अनुपाती भाग किससे कनेक्टेड है, 2 से। हमसे पूछा क्या है, मई से दिसंबर तक मानव की प्रति औसत आय हमको बतानी है। प्रतिमाह औसत आय हमारी कितनी है, 2 का मान हमको पता चल गया, 4,200 कितना है, 96 है। हम यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं जो 2148 होगा। अगर 1 का मान आपको निकालना है तो 2100 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जबकि हमसे सवाल में यही तो कहा है कि मई के बाद उसकी प्रतिमाह औसत आय कितनी है, ये आपको क्लियर करके बताना है। अब अगर हम इस हिसाब से चलते, देखिए जैसे हमको यहाँ पर इसका मान हमको कन्फर्म है अनुपाती हिसाब से, इसका मान भी हमको कन्फर्म है अनुपाती हिसाब से। अब आप अगर चाहते तो देखिए इसमें इसको हम क्या कर सकते थे पता है, जोड़ करके भी डिसाइड कर सकते थे। इसके ये जो डिफरेंस है इसको बस सिंपली इसमें जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आय कितनी थी। जोड़िए तो कितना होता है बताइए, ये 94,660 है। इसको आप बस इसमें सिंपली ऐड कर दीजिए। ऐड करने से कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये 6 4 10 की शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, करेक्ट है। 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा और 9, 96,808 आ जाएगा। 96,808 देखिए आपको सी ऑप्शन में दिया भी है। ये उसकी मई से लेकर के उस महीने के अंत तक की कुल आय होगी। मई से लेकर उस महीने के अंत तक कुल आय होगी। तो आइए अब देखिए हम लोग चलते हैं 9वें सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोग हम 10वें सवाल पर पहुंचते हैं। 10वां सवाल देखो क्या दिया है, लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है, 5 है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। इसके लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, अर्थात tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 5 का वर्ग कर दीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा बराबर 5 का वर्ग 25। मैं आपको बता दूं कि tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो 2 को 1 से गुणा कर दें, ये 2 हो जाएगा और 25 में 2 घटा दें तो यह मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान सिंपल वर्बल आंसर 23 आपको पहले ऑप्शन में ही दिख जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर है। तो 10वां सवाल 23 करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। अब आते हैं हम 11वें पर। यदि P की वर्तमान आयु 15 साल है, एक पर्सन है जिसकी उम्र है P, मतलब जिसका नाम है P, उसकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु 15 साल है। अब आगे बढ़िएगा, 6 साल बाद, देखो 6 साल बाद अगर हम चलते हैं, वर्तमान था, ये वर्तमान था। 6 साल बाद अगर हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक पर्सन है Q जिसकी जो आयु है 26 साल है, 26 साल है। अब हमसे सवाल में क्या, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। जैसे अगर कोई 6 साल बाद 26 का होगा तो अभी उसकी उम्र कितनी होगी बताइए, Q की जो अभी उम्र होगी वो 20 वर्ष होगी। अब P की उम्र वर्तमान में 15 है और Q की 20 है, तो दोनों का अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 या 15, 5 चौके 20, 3 और 4 का अनुपात बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 का रेशियो है। सिंपल सवाल है और आराम से ऐसे सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। P किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। कोई P है जो किसी कार्य को, पहले पूरा सवाल पढ़िए। यदि P और Q मिलकर उस काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर लेते हैं तो उनकी कार्यक्षमता, उनकी मतलब P और Q की कार्यक्षमता मतलब वर्क एफिशिएंसी आपको डिसाइड करनी है। P कह रहा है 2/5 भाग को कर सकता है 10 दिन में। इसका मतलब P से अगर हम पूरा काम कराएं तो P पूरे काम को 25 दिन में कर लेगा। जबकि P और Q की अगर हम बात करें तो वह 1/3 काम को कर पाते हैं 5 दिनों में। इसका मतलब P और Q मिलकर के उस पूरे काम को कर पाते हैं 15 दिन में।
यहाँ पर एक P के द्वारा लिया गया समय है और ये P प्लस Q के द्वारा, मतलब Q के साथ मिलकर करेगा तो मिलकर लिया गया समय है। ऐसे में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क प्लान करते हैं एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, वह 75 हो गई। अब इनकी इफिशियंसी की बात करो तो 25 दिनों में करता है 75 काम P अकेले, तो प्रतिदिन करता होगा 3 काम। जबकि P और Q मिलकर के 75 काम को 15 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन करते होंगे 5 काम। अब इस हिसाब से अगर P और Q में जो 5 दिन, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, जिसमें P का योगदान 3 काम का है तो Q का योगदान 2 काम का होगा। 3:2 इनकी क्षमता होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट है। 4 किलोमीटर, रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज लौटता है। यदि वह इन दोनों में आने तथा जाने में 5.95 घंटे का समय लगाता है तो उसके घर से कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। देखो, ये उसका घर है और ये उसका कॉलेज है, ठीक, ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं, घर और कॉलेज है। अब सवाल पर चलते हैं, देखिए क्या है। यहां पर इसने कहा है कि यह रघु जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है और लौट के आया किस गति से बताएं, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट कर आया है, ठीक है। इतना समझ में आ रही बात है। अब हमसे कहा क्या है, देखिए ध्यान से, उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी हमको बतानी है। पहले एक चीज जान लो, जाना और लौट के आना दोनों दूरियां बराबर हैं। जब दो समान दूरियों को अलग अलग चालों से चलकर तय किया जाता है तो इस समय उनकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, इसको नियम समझिए। अगर इस चाल को आप ए कह रहे हैं, इस चाल को आप बी कह रहे हैं, तो ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी नियम इसका होता है, करेक्ट है। तो ट्वाइस ए बी का मतलब हो गया 2 गुणे ए मतलब 4 और बी का मतलब 3, डिवाइड बाई 4 3 कितना होता है 7। ये उसकी एवरेज स्पीड है, औसत चाल जिसको हम लोग कहते हैं। हम इस औसत चाल से इस यात्रा को कितने घंटे में तय किए हैं, 4.95। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस जो आने और जाने दोनों की है, याद रखिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 4 3 12 दूना 24, 24/7 है और समय कितना लगा था 5.95। बट याद रखिएगा, आने जाने दोनों की दूरी निकल रही, हमको केवल घर से कॉलेज की दूरी बतानी है, हम 2 से भाग भी कर दें, इसको हम 12 ही रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। दशमलव हटाएं, 100 नीचे हो जाएगा, ये सही है। 7 से काटे, देखो कितना होता है, 7 8 56 होता है, 7 5 35, 85 हो जाएगा। 12 5 60 होता है, 12 8 96, 96 6 कितना होता है बताएं, 102 होता है। 100 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 10.2। 10.2 किलोमीटर है घर से कॉलेज की दूरी। क्योंकि हम इस तरह से ऐसे क्यों किए, हमको पता है, हमको समय दिया था, हमें एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज स्पीड से समय को मल्टीप्लाई करके दूरी पता चलती, बट दूरी आने और जाने दोनों की होती हमको। लेकिन जाने और आने की दूरी में केवल एक ही दूरी को पता करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमें घर से कॉलेज की दूरी ही निकालनी है, जबकि ये समय दोनों का समय था, उस हिसाब से डबल डिस्टेंस आई थी, उसका हाफ किया हमने, तब जाकर के सवाल आपका हल हो पाया। 14 पर आइए, किसी शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि r त्रिज्या और l तिरछी ऊंचाई है। तो एकदम सिंपल फार्मूला हो गया, एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या अगर r है, हाइट h है, और यह अगर स्लैंट हाइट l है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे लगे कपड़े का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, और कर्व मतलब वही सेक्शन, जैसे आइसक्रीम जो बनती है, जो वो वाला पार्ट जो थोड़ा सा क्रंची होता है, उसको आप खा सकते हैं, वही वाला पार्ट यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई आर एल कहते हैं कर्व सरफेस एरिया को। बट इस सवाल में क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया को ऐड करने से बनता है। बेस क्या है इसका, बेस इसका सर्कल है, बेस इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करें, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दें। तो अब यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन कर लें तो एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। सिंपल फार्मूला होता है, अगर जिसको याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकता था। सेशन का अंतिम सवाल है और डीआई का सवाल है, तो डीआई को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस क्या है मुझे जरूर बताना। एक तालिका है, देख पा रहे टेबल, विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा, 4 बैंक हैं, संवितरित ऋण, मतलब जो ऋण का वितरण है करोड़ में दर्शाए 94 से 95, मतलब 94 है, 94 से 95 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। मतलब अगर सभी बैंकों का ऋण वितरण देखें 1994 में क्या था, फिर 95 में कितना हो गया और कितने % का चेंज आया, वृद्धि आई, इसको देखिए। पहले तो इसका सब जोड़िए, क्या है 7 4 11 9 20 शून्य हासिल 2,
4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 120 करोड़ का वितरण यहाँ पर 94 में सभी ने मिलकर किया था। और 95 में देखिए 3 1 4 8 12, 12 4 16, 3 1 4 4 8 1 9 3 12, 126 करोड़ का वितरण हुआ है। कितने करोड़ बढ़े हैं? 6 करोड़। 6 कर दो, गुणे 100 कर दें, बटे कितना कर दें? 120। इसको इससे डिवाइड कर दें, 20 हो गया। 20 पंचे कितना होता है? 100। 5% की वृद्धि नजर आ रही है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो सवाल यहीं पर आज के सेशन में समाप्त होते हैं। बढ़िया से मन लगा के सभी सवालों को एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और एक दो चीज़ें हम लोग प्लान कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। शिवरात्रि कल है, उसके बाद फिर प्लान करके और इस पर थोड़ा सा एक फोकस बना के हम कवर करते हैं। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत